हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, आप लोगों की एग्ज़ाम में हेल्प होने के लिए और कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कुछ नॉलेज मैं आपके साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ और उससे आपको कुछ लाभ होता है। इस वीडियो में भी हम लोग हमेशा की तरह ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स से 10th 12th या स्कूली बच्चे हैं, 7 8 9 के 10 के बच्चे हो या फिर एसएससी एचएससी के बच्चे हों। उसके साथ साथ ईटी देने वाले मेरे अध्यापक गण हो या रेलवे से जेल वार्डन, इन सारी पोस्टिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसे सारे मेरे बंधु हो या यूपीएससी और हर एक स्टेट की लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो आज के इस वीडियो का ये विषय है कि पत्र। जैसे हम ये कहते हैं सुनते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो जब से उसका जन्म हुआ है, उसके बाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरे के साथ साझा करने के लिए पत्र का प्रयोग करता है। ये सदियों से चलते आ रहा है और इस पत्र लेखन को बाद में सिलेबस में भी ऐड किया गया, उसे सिखाया जाने लगा, सीखने लगा। तो क्यों? क्योंकि पत्र लिखना एक कला है, एक आर्ट्स है। पत्र कैसे लिखा जाता है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सभी जिसको पता होगा वो अच्छे से पत्र लिख सकता है। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कौन से भेद होते हैं, पत्र लिखने की जो कला है उसे अवगत कैसे किया जा सकता है, पत्र के जो भेद है उनको कैसे समझा जाए और 101% मैं आपको कहता हूँ कि पत्र के जो मार्क्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो आपको 101% जैसे के जैसे मिल सकते हैं। ये इस वीडियो से आपको लाभ हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन, जिसे अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहा जाता है। देखिए, पत्र लेखन के प्रमुखतः 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र क्या है? पत्र के भेद क्यों किए गए? जैसे आप जानते हो कि कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो हम हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र इनको लिखते हैं। और कुछ पत्र ऐसे होते हैं कि जो कार्यालयों में, कारोबारों में, संस्थानों में लिखने पड़ते हैं। तो इनमें फिर बँटवारा किया गया और फिर उन्हें बाँटने के बाद 2 हिस्सों में बाँटा गया। एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक पत्र। आइए इसको हम एक-एक सीखते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र सीखने के लिए उसका क्या प्रारूप होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पत्र लिखना एक कला है, तो पत्र लिखना एक कला होने के साथ-साथ हम लोगों को उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रारूप है, उसको सीखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अनौपचारिक पत्र जो हैं, वो किन्हें लिखे जाते हैं? तो मोस्टली प्रशासन, विविध कार्यालयों और कारोबारों को ये पत्र लिखे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो प्रधानाचार्य से छुट्टी माँगने के लिए पत्र लिखा जाएगा। उसके साथ अगर आपकी ट्रिप जा रही हो, तो उसके लिए बस डिपो को आपको पत्र लिखा जाएगा। आपकी लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, तो जो प्रकाशक होते हैं, उनसे
उनके लिए आपको पत्र लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के सारे पत्र इसमें आते हैं, प्रशासन, विविध कार्यालय और कारोबारों। तो इनके लिए लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। देखिए अनौपचारिक पत्र पहले हम लोग किसी प्रशासन कार्यालय को लिख रहे हैं। तो कार्यालय प्रशासन को लिखते समय हमारी जो भाषा है, वो भाषा उसी प्रकार की होनी चाहिए, है ना? जैसे हमारा कोई मित्र होता है, कोई फ्रेंड होता है, तो उसके साथ हम जैसे बातें करते हैं तू तड़ाक से, वैसी बातें या वैसे शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये पत्र हम ऑफ़िस में लिख रहे हैं, किसी कार्यालय के लिए को लिख रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मेट बना है, इसके लिए एक प्रारूप बना है। तो चलिए उस प्रारूप को आपको समझाता हूँ। पहले देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट। पहले आता है दिनांक। जैसे आप पत्र लिखना स्टार्ट करते हो, तो पत्र लिखने के पहले आपको सबसे पहले डेट लिखनी चाहिए, दिनांक लिखनी चाहिए, तारीख लिखनी चाहिए। देन तारीख लिखने के बाद उसके नीचे आता है प्रति। अब प्रति में कौन आएगा? प्रति में वो आता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। प्रति लिखने के बाद उसे कॉमा करना है और फिर उसे कॉमा करने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है पत्र आने वाले का पद। पत्र पाने वाले का पद अर्थ मतलब जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पद, उसका डेसिग्नेशन। अगर हम छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो माननीय प्रधानाचार्य। अगर हम लोग हमारी गली में कुछ कूड़ा-कचरा पड़ा है, उसे उठाने के लिए नगर पालिका को, नगर परिषद को पत्र लिखते हैं, तो उनका पद माननीय मुख्याधिकारी साहब, ये उनका पद यहाँ आएगा और ठीक पद के नीचे आएगा उनका पता। उनका पता मतलब वो जिस डिपार्टमेंट के, जिस कार्यालय के हेड हैं, प्रमुख है, उनका पता। जैसे प्रधानाचार्य, संत कबीर विद्यालय, होशंगाबाद, ये उनका एड्रेस हो गया। माननीय मुख्याधिकारी साहब, नगर परिषद, इंदौर, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से। तो ये हो गया, प्रति के बाद आएगा पत्र पाने वाले का पद और उसके नीचे आएगा उनका पता, उनके कार्यालय का पता, उनके ऑफिस का पता। फिर उसी फॉर्मेट में, उसी प्रारूप में आता है विषय। आपको दिनांक लिखना है, प्रति लिखना है, उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका पद लिखना है, उनका पता लिखना है और अब यहाँ मेन बात आती है विषय की। इस विषय में हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो प्रश्न दिया जाता है, उसमें जो विषय है, उस विषय को यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे विषय दिया जाता है, जैसे मैंने आपको 2-3 विषय अभी बताए कि आपकी गली में अ, डीजे की ध्वनि प्रदूषण के कारण आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस सिलसिले में आपको मुख्य अधिकारी को या पुलिस प्रशासन को पत्र लिखना है। तो वहाँ दिया जाता है ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक को पत्र लिखिए। वो विषय आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे कि वैसे उठाकर उस विषय को यहाँ लिखना है। डियर फ्रेंड्स, विषय खत्म होने के बाद अब बात आती है यहाँ पर विषय शुरू करने की। विषय यहाँ हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा आपको महोदय या महोदया। उसमें परीक्षा में मतलब प्रश्न में आपको दिया जाता है कि आपको किसे पत्र लिखना है। अगर वो जेंट्स हैं, अगर आपको वहाँ कहा गया है, तो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, है ना? चेयरमैन, चेयरपर्सन्स जैसे होते हैं। तो जैसे वहाँ दिया होगा तो आपको वो देखना है कि जेंट्स है, लेडीज़ है, मेल है, फीमेल है, उस हिसाब से इसको आपको लिखना है। अगर पुरुष है, ये पद पुरुष है, तो आपको महोदय लिखना है। अगर यहीं पर ये पद में अगर स्त्री है, महिला है, महिला अधिकारी है, तो आपको महोदया लिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब मुख्य बात आती है पत्र की, विषय विवेचन। अब विषय विवेचन में क्या लिखना है आपको?
विषय विवेचन में आपको लिखना है जो प्रॉब्लम, जिस समस्या के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने पत्र लिखने का सोचा है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपको अगर प्रिंसिपल सर से प्रधानाचार्य से आपकी सेहत के कारण छुट्टी माँगना है, तो उसको यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा। सर, मुझे फ़ीवर है, बुखार है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है 2-3 दिन से, तो उस कारण मैं स्कूल में नहीं आ सकता। सारा का सारा डिटेल आपको विषय विवेचन में लिखना होगा। एक याद रखिए कि ये सब कुछ लिखते हुए बोर्ड ने आप लोगों के लिए लिमिट दिया है। वो लिमिट है कम से कम 80 से 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्द, ये लिमिट होता है। इससे इसके लिए आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पत्र लिखते समय आपको इस विवेचन में ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए आपको केवल 5 मार्क्स मिलेंगे। आपने 80 से 100 शब्द लिखे या 800 से 1000 शब्द भी लिखे, तो आपको 5 ही अंक मिलेंगे। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है और इस 80 से 100 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स हमको वहाँ पे नहीं लिखना है, इस विवेचन में। ओके, चलिए अब बात आती है पत्र के समापन की। हमने ये सब कुछ लिख दिया। ये लिखने के बाद भी हमें पत्र का समापन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को शब्दों का लिमिट है। 80 से 100 शब्दों में हम लोगों को इसको लिखना है। अब बात आती है समापन की, समाप्ति की। तो यहाँ आपको नीचे लिखना चाहिए भवदीय, है ना? ये भवदीय लिखना है। अगर आप पुरुष हो, अगर आप छात्र हो, तो मेल हो तो भवदीय, है ना? अगर आप गर्ल्स हो, छात्रा हो, महिला हो, तो आपको लिखना चाहिए भवदीया। इसे संबोधन भी कहा जाता है ना? फिर इस यहाँ पर मैंने आपको 2-3 लाइन यहाँ पे इसके लिए लिख के दी है कि यहाँ पे आपको वो सब कुछ यहाँ लिखना है अभी। भवदीय, हमारे गली में 4-5 दिन से ऐसे-ऐसे कूड़ा-कचरा पड़ा है, जिसके कारण वहाँ पे गंदगी फैल रही है। गंदगी फैलने के कारण हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए तुरंत उसे वहाँ से हटाने की कृपा कीजिए। ये सब कुछ आपको वहाँ पे लिखना चाहिए। वहाँ पे भवदीय के बाद, संबोधन करने के बाद, ओके। उसके बाद आता है समापन की तरफ हस्ताक्षर। तो ये हस्ताक्षर, उसके बाद आता है नाम, उसके बाद आता है पता और फिर ईमेल आईडी। ये ध्यान में रखिए, ये हस्ताक्षर से लेकर ईमेल तक जो पत्र लिखने वाला है, उसके सारे डिटेल्स होते हैं। बच्चों को मैक्सिमम वो कन्फ्यूजन हो जाता है, जब विषय दिया जाता है तो उस विषय में ये पता उन्हें पता नहीं चलता कि प्रति में किसे लिखे और फिर यहाँ हस्ताक्षर नाम में किसे लिखे। तो याद रखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद जो पत्र लिखने वाला होता है, उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखनी पड़ती है? ये हस्ताक्षर में। यहाँ नाम, पता, ईमेल। नाम में आपको एक बात याद रखनी है, नाम लिखते समय अपना खुद का इंडिविजुअली नाम नहीं लिखना है। आपका नाम बहुत अच्छा है, गुड नेम है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका खुद का नाम नहीं लिखना है। प्रश्न पत्रिका में, क्वेश्चन सेट में जो नाम दिया है, उसी नाम को आपको यहाँ लिखना है। ओके। फिर वही एड्रेस लिखना है और नए प्रारूप के अनुसार, नए फॉर्मेट के अनुसार ये लिखने के बाद आपको ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है। ईमेल आईडी लिखना कंपल्सरी है। पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन नए फॉर्मेट के अनुसार आपको नीचे ईमेल आईडी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पत्र लेखन में, पत्र लेखन का एक प्रमुख भेद अनौपचारिक पत्र, इसकी जानकारी ली है। पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या है और उसे शब्द मर्यादा
कितनी होती हैं। याद रखिए, इस पत्र को लिखते समय हमारी जो भाषा है, वो भाषा कार्यालयीन भाषा होनी चाहिए, ना कि बोलचाल की भाषा। इस प्रकार से हम अपने घर में एक-दूसरे से बात करते हैं, हमारे रिश्तेदारी में बात करते हैं, मित्र-यारों में बात करते हैं, उस प्रकार की भाषा का यह प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर कार्यालयीन भाषा का, ऑफ़िशियल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए, अभी एक हिस्सा हमने सीख लिया, पढ़ लिया, देन उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है उसको हम पढ़ते हैं। इसके डियर फ्रेंड्स, आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आपका अपना चैनल है, होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपको अगर लगता है कि कुछ हमें कुछ मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। उसके साथ उसे आप लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे हिस्से की तरफ। पत्र लेखन का दूसरा अहम भेद है औपचारिक पत्र। ये इस पत्र के बिल्कुल अपोजिट है। इस पत्र के बिल्कुल उल्टा है। ये औपचारिक पत्र है जिसे फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए, औपचारिक पत्र का प्रारूप जिस प्रकार से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप था, फॉर्मेट था, उसी प्रकार से औपचारिक पत्र का भी फॉर्मेट या प्रारूप होता है। यहाँ देखिए, पहले आपको शुरुआत करना है दिनांक से तारीख लिखना है, डेट लिखनी है। उसको लिखने के बाद नीचे आता है संबोधन। संबोधन में आपको क्या लिखना है? उसमें अगर 3 प्रकार हैं, अगर वो आपका मित्र है, तो संबोधन प्रिय मित्र ऐसा आएगा। अगर संबोधन के बाद आता है अभिवादन। अभिवादन में अगर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, वो अगर हम उम्र में हमसे बड़े हैं, तो यह सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, है ना? जैसे ऊपर आ गया संबोधन में प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। यह संबोधन या अभिवादन। उसके बाद आता है प्रारंभ। प्रारंभ में क्या है? आपको लिखना स्टार्ट करना है। प्रारंभ में आएगा विषय विवेचन। इस विषय विवेचन में क्या होगा? वहाँ पे आएगा विषय। किस कारण से आप पत्र लिख रहे हो? जैसे परीक्षा में आपको कहा जाता है कि 10वीं कक्षा में प्रथम आने पर आपके मित्र को अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। इस प्रकार से घरेलू पत्र या अ मतलब किसी प्रोग्राम में किसी को अगर कुछ मिल जाता है, जैसे कि बाल दिवस होता है, बाल दिवस में अगर उसको किसी को प्रेसिडेंट के हाथों प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उनको बधाई करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ता है। तो वो विषय आपको यहाँ लिखना है। पत्र का विषय, आपको पत्र का इधर-उधर का कुछ नहीं लिखना है। विषय आपको दिया जाता है प्रश्न में, उसी प्रश्न को उठाकर, उसी प्रश्न के विषय को उठाकर यहाँ आपको लिखना है। इसमें भी आपको वही सेम बात याद रखनी है कि यहाँ पे भी पत्र लिखते समय आपको 80 से 100 शब्दों में ही पत्र लिखना है। ये यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बस लिखने के लिए पत्र लिख दिया तो लिखते जा रहे हो। नो, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बोर्ड ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है। तो 80 से 100 शब्दों का ही आपको वहाँ पे प्रयोग करना है। तो ये आ गया विषय। विषय में सब कुछ आएगा, है ना? उसके बाद आता है पत्र का समापन। समापन में आपको ये सारा पत्र लिखने के बाद समापन में इन शॉर्ट आप क्या कहना चाहते हो, वो यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आएगा हस्ताक्षर।
उसके बाद आएगा नाम, पता, ईमेल आईडी। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ये सारे डिटेल्स जो है पत्र लिखने वाले के हैं। जो पर्सन पत्र लिख रहा है, उस पत्र लिखने वाले की ये सभी के सभी डिटेल्स होंगे। और इसमें भी आपको ईमेल आईडी ज़रूर लिखना चाहिए। ईमेल आईडी की भी यहाँ बहुत सारी ज़रूरत होती है नए फॉर्मेट के अनुसार, तो आपको लास्ट में ईमेल आईडी लिखनी चाहिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये पत्र किसे लिखे जाते हैं? कौन लिखता है ये पत्र? तो मित्र, परिवार के सदस्य, सगे-संबंधियों को लिखे जाते हैं। उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। जो मित्र, परिवार के सदस्य, सगे-संबंधियों को लिखे जाते हैं, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। देखिए, दोनों भी पत्र हम लोगों ने सीखे। दोनों भी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनका प्रारूप देखा। लेकिन एक बात आपके ध्यान में आई होगी, जो मैंने आपको बताई नहीं, तो आपके मन में बोर्ड देखकर वो मतलब क्यूरियोसिटी आ सकती है, कि ये सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बताई। तो ध्यान में रखिए, पत्र लिखने के मतलब जब हम लाइन लिखते हैं, तो अंग्रेजी में जैसे फुल स्टॉप होता है, तो हिंदी में उसे खड़ी पाई कहते हैं, फुल स्टॉप होता है। तो हर एक लिखने के बाद आपको ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ये लाइन खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगाना है, ये लाइन खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगाना है, ये लाइन खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगाना है। सेम यहाँ पर भी, जैसे ही लिखना खत्म हो गया, एक लाइन खत्म हो गई, फुल स्टॉप लिखना है, फुल स्टॉप, ये ज़रूर याद रखिए। मैंने जानबूझकर ये अंतिम लास्ट में बताया, उसका यही रीज़न था। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पत्र लेखन के 2 भेद, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इसे सीखा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके परीक्षा के पत्र लेखन के 5 अंक जो है, वो फिक्स हो गए। वो मान लीजिए कि आपके जेब में हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जैसे मैंने ठान ली है कि जैसे कई लोग होते हैं, वो कुछ उनका अपना सपना होता है। हर एक का अपना-अपना कुछ सपना होता है। कुछ लोग गाँव-गाँव जाकर, शहर-शहर जाकर लोगों को लिटरेट करने का उनका सपना होता है। लोगों को पढ़ाने-लिखाने का उनका सपना होता है। उनकी जो मतलब लिटरेरी का रेशियो जो है, वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने भी एक सपना देखा है। मैंने भी एक काम हाथ में लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्याकरण साक्षर हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्याकरण साक्षर हो, व्याकरण उनको अच्छे से पता चले और व्याकरण से जो लोग डरते हैं, जो बच्चे डरते हैं, जो परीक्षार्थी डरते हैं, वो व्याकरण के साथ उनकी मित्रता हो जाए। इस उद्देश्य से आपके लिए मैं वीडियो लाते रहता हूँ। जाते-जाते एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अपने इस होना चाहिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ नए विषय पे अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में वो भी लिखिए। तो आज की इस वीडियो को हम यही समापन करते हैं। नमस्कार, जय भारत।